गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। कोशिश करेंगे इसको आज खत्म करने की, तो कल तो खत्म हो जाएगा। इस वीक में नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। मान लो ये कल खत्म होता है मंगलवार को, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन में आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करवा के टेस्ट लेंगे, पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा सैटरडे को। तो 3 दिन आपकी प्रैक्टिस चलेगी। मैं आपको वन वर्ड भी करवाऊंगा, एसेंशियलिज्म भी करवाऊंगा, पैराग्राफ भी करवाऊंगा, ऑप्शनल भी करवाऊंगा, और जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो करेंगे। तो 3 दिन में आप ये काम करेंगे। यहाँ पे मैं 3 दिन इसलिए लगा रहा हूँ, आप ये मत सोचना हर चैप्टर के बाद लगेगी। यहाँ पे 3 दिन इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि मैंने साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्योंकि कुछ लेक्चर जो थे वो ऑफलाइन लगे हैं, इस चैप्टर के कुछ ऑनलाइन लगे हैं। तो इसलिए जो हमारा केस है यहाँ पे वो थोड़ा सा मिक्स वाला है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। लेकिन आगे जितने भी चैप्टर होंगे, जो जो टॉपिक आपको करवा दिया करूंगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको साथ साथ दिया करूंगा, ताकि ऑर्गेनिक की आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि अपना कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन जो है रह जाए इस चैप्टर से। और मैंने बताया दिया कि ऑर्गेनिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। इससे पहले आपने हैलोअल्केन्स की रिएक्शन पढ़ी थी। हैलोअल्केन्स में हमने ये पढ़ा, जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो हैलोअल्केन्स को शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन हैलोअरीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी बहुत ही कम शो करती है, उनका मन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पहला पॉइंट क्या आया, हैलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स कौन से होते हैं मैंने बताए थे, अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हैलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स both show very low reactivity towards nucleophilic substitution reactions. स्टेट चेन वाले जहां पे इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जो हमारे बेंजीन वाले होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते, उनकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करने की। और अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैं अभी बोल रहा था ना कि जब भी आपको बेंजीन दिखे 5 रिएक्शंस हमेशा याद रखो, उन 5 रिएक्शंस का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करने की टेंडेंसी बहुत ही कम शो करते हैं। ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। बेंजीन वाले कंपाउंड तो शो करते हैं लो रिएक्टिविटी, उसके अलावा जो हमारे विनाइल हैलाइड्स होते हैं वो भी लो रिएक्टिविटी शो करेंगे। विनाइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है। अगर डायरेक्टली अटैच ना होता तो फिर ये अलाइल होता। तो मैं अलाइल की बात नहीं कर रहा, अलाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, विनाइल नहीं करते। विनाइल कौन से होते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तो ना तो विनाइल शो करती है ना बेंजीन वाले कंपाउंड्स। दोनों की एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। दोनों का जो रीजन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो अगर आपको रेजोनेंस के बारे में पता है, रेजोनेंस का कांसेप्ट आपको आता है, तो ये चीज आप इजीली समझ जाओगे। +1 में पढ़ा था रेजोनेंस को 2 बार, एक बार केमिकल बॉन्डिंग पे पढ़ा था और एक बार ऑर्गेनिक पे पढ़ा था। वैसे सच बोलो तो ऑर्गेनिक में ही पढ़ा था, कि केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेशन की 3-4 एग्जांपल में खत्म हो गया था। जो डिटेल स्टडी थी वो आपने ऑर्गेनिक में की थी। तो ये देखो, मैं इस वाले पॉइंट को प्रूव करने के लिए 2 एग्जांपल ले रहा हूं। एक है हमारा बेंजीन वाला कंपाउंड व्हिच इज क्लोरोबेंजीन, और विनाइल हैलाइड के लिए मैं ले लेता हूं विनाइल क्लोराइड, ठीक है?
अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है लोन पेयर्स, और ये जो लोन पेयर्स होती हैं ये डबल बॉन्ड के साथ होती हैं कंजुगेशन में। कंजुगेशन क्या होती है, जब भी हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हो, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर आ रहा हो, डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, या डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा हो अल्टरनेट पोजीशंस पे, तो इन्हें फिर आपका कंजुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है कंजुगेशन, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, इन चारों में से आपको कोई भी कंडीशन मिलेगी, इसका मतलब वहां पे कंजुगेशन प्रेजेंट है। रेजोनेंस के लिए मिनिमम कंडीशन ये है, अगर आप कहीं पे रेजोनेंस शो करना चाहते हो उसके लिए कंजुगेशन होना जरूरी है। पहली कंडीशन है कंजुगेशन, अगर कंजुगेशन प्रेजेंट है कंपाउंड में तभी रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस के लिए मैंने आपको एक पॉइंट सी है जो बता रखी है, पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसको राइमिंग बोल सकते हो, कि नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। जो आपके मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो बनाती हैं बॉन्ड, और जो बॉन्ड ऑलरेडी बने होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पे। ये सारा काम खुद पे नहीं करना, अगले कार्बन पे, वो फिर उससे अगले कार्बन पे, वो फिर उससे अगले कार्बन। हम ये सारा काम अपने पड़ोसियों पे रखते हैं, नेक्स्ट कार्बन, फिर उससे नेक्स्ट कार्बन, फिर उससे नेक्स्ट कार्बन। ये जो मैंने बातें बोली हैं अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करूंगा। तो पहले मैं आपको हेलोएरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मैं कंजुगेशन चेक करता हूँ। लोन पेयर, सिंगल, डबल कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन, डबल कंजुगेशन। तो उस पूरे रिंग में कंजुगेशन प्रेजेंट है, पूरी रिंग पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज अगले अगले कार्बन पे। इसने अपने अगले कार्बन पे बॉन्ड बनाई, इसने अपने अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाया, नेक्स्ट कार्बन पे काम हुआ करेगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो गई। अब इसको देखो थोड़ा सा, ये वाले दोनों बॉन्ड मैंने टच नहीं किए, तो ये एज इट इज। इस लोन पेयर ने यहाँ पे आके बॉन्ड बना दी, एक बॉन्ड पहले बनी हुई थी, एक और बन गई, डबल हो गई। लोन पेयर डोनेट हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये वाली बॉन्ड ने यहाँ पे क्या बना दिया था, नेगेटिव चार्ज। ये तो इसको चेंज करने पे ये बना लिया हमने, क्लियर हो गया। अब फिर से नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो, ये आ गया नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड, ये हमारे पास एज इट इज। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। और लास्ट हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल जाएंगे, पहले वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बता सकते हो क्या डिफरेंस है? बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशंस, जो पोजीशंस यहाँ पे हैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशंस वहां पे आ रही है। मतलब यहाँ पे जहां पे मैंने बॉन्ड नहीं बनाई थी वहां पे सारी बॉन्ड्स बन गई। तो ये हमारे रेजोनेंस के सही होने का प्रूफ है। अगर आपने इस पे रेजोनेंस सही अप्लाई की होगी ना, तो पहले और लास्ट स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड की पोजीशंस होंगी वो अल्टरनेट आएंगी। समझ में आ गया? तो ये मैंने क्लोरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। सिमिलरली विनाइल हैलाइड नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया विनाइल हैलाइड का। दो ही बनते हैं, इसमें 5 बने और इसमें 2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना लिए। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इनकी
रिएक्टिविटी जो होती है वो लो क्यों होती है? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में क्या करना था, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़नी थी। कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड होगी तो आसानी से टूटेगी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड सिंगल की बजाय क्या होगी, डबल। डबल बॉन्ड होने का मतलब है बॉन्ड शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई, और शॉर्ट होने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। तो हेलोजेन्स में कोई रेजोनेंस नहीं था, वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड तोड़नी पड़ती थी। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये वाली सिंगल बॉन्ड जो है वो टेम्परेरी डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आती है। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट स्ट्रक्चर में दोबारा सिंगल होगी, फिर रेजोनेंस आएगी, फिर डबल हो जाएगी, फिर सिंगल हो जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसके लिए फिर आप एक वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड आप लिखोगे आपको नंबर मिल जाएंगे। आपकी एक्सप्लेनेशन टूटी फूटी हो चलेगा, लेकिन अगर आपने वो वर्ड बता दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कौन से वर्ड्स, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप लिखोगे इन हेलोजेन्स ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक। सिर्फ इतना ही क्या है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, जिससे वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो गया एज कंपेयर टू हेलोजेन्स। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो हेलोजेन्स के कंपैरिजन में कम आती है। तो ये था हमारे पास हमारा हेलोरीन का एक्सप्लेनेशन। सेम एक्सप्लेनेशन नीचे चेक करो, जो मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड सिंगल थी, रेजोनेंस की वजह से वो क्या बन गई, डबल। ये डबल कैरेक्टर परमानेंट नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस आएगा, ये वापस चला जाएगा, फिर से ये बच जाएगा। तो ये भी कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ऐसा कोई रेजोनेंस का कांसेप्ट जो होता है वो हेलोजेन्स में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हेलोजेन्स की बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाती है, इनकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस में पहला पॉइंट था। हेलोजेन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करने की ज्यादा टेंडेंसी शो नहीं करते, बिकॉज हेलोजेन्स में कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होती है उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये था हमारे पास हमारा कांसेप्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजेन्स का पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो सभी बच्चे यस सर लिखेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अपन ने किया क्या। मैंने सबसे पहले ये बोला कि जो हमारे हेलोजेन्स होते हैं और विनाइल हैलाइड्स होते हैं, इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी हेलोजेन से कम होती है। ये तो हमारा कंक्लूजन हो गया। अब इस कंक्लूजन की एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी। आपको 3-4 रीजन मिल सकते थे बुक के अंदर, बुक में चेक करोगे, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सप्लेन जो होता है वो रेजोनेंस से होता है। मैंने क्या किया, इसकी लो रिएक्टिविटी और इसकी लो रिएक्टिविटी, दोनों की रिएक्टिविटी शो करने के लिए मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है। कंजुगेशन के थ्रू मैंने स्ट्रक्चर बनाए, बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर बने और विनाइल हैलाइड के 2 स्ट्रक्चर बने। 5 स्ट्रक्चर और 2 स्ट्रक्चर, इन दोनों में मैंने यही देखा
कि जो हमारी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है रेजोनेंस की वजह से वो सिंगल कैरेक्टर की बजाय डबल कैरेक्टर शो करती है। सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, और क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्वरीन्स में। एल्वरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया सभी को? अगर आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में काफी काम आता है। जब आपको कन्वर्जन करनी होती है उनमें काफी काम आएगा। तो रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल कौन सा ग्रुप होता है भाई? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH। तो हमें क्या करना है, हैलोजन को रिप्लेस करना है OH से। रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसको बस आप दो टाइप से करेंगे, एक सिंपल हेलोबेंजीन लेंगे, एक उसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें लेनी है हेलोबेंजीन। ये आप क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हो और ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। रिएक्शन करवानी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओगे, ये हो जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। नोट्स भेज दिए मैंने और जाने से पहले याद करवा दें। ठीक है, तो हेलोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब आप समझ गए होंगे कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस हैं। लगभग 350 के करीब जो है वो टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर से 200 गुना ज्यादा, सॉरी रूम प्रेशर से 200 गुना ज्यादा। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी लो है, और रिएक्टिविटी लो क्यों है वो मैंने प्रूव कर दिया। समझ में आया? इन कंडीशंस पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा X रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये अभी बताऊंगा कैसे बना, बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। इसकी फिर आपने हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब ऐसे ही डाल देंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl रिमूव हो जाएगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव OH आ जाएगा, ये बन गया फिनॉल। तो मैंने हेलोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया। टू स्टेप रिएक्शन है, पहले NaOH ऐड करना होता है और बाद में उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी होती है। समझ में आ गया? इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता था, पहले क्या कर रहा हूं, पहले NaOH, फिर क्या कर रहा हूं HCl। तो दो स्टेप मैंने अलग अलग दिखाए, मैं इकट्ठा भी दिखा सकता था, प्रोडक्ट सेम बनेगा। समझ रहे हो ना? अगर आपको रिएजेंट ऐसे बताया गया ना 1 और 2 करके या A और B करके, इसका मतलब वो टू स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया, दोनों करके जो फाइनल प्रोडक्ट है वही लिखना होता है। समझ में आया? ऊपर वाले प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऊपर वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने इसके 2 मोल्स लिए होते हैं, 2 मोल्स। एक तो हमारा NaCl रिमूव होगा, सॉरी NaX। अब देखो 2 सोडियम थे, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक सोडियम चला गया, एक ऑक्सीजन मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, क्या बच गया? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर रिमूव हो गया और ये Na साथ जा गया। समझ में आया? दोबारा देख लो, 2 सोडियम थे, एक सोडियम हेलोजन के साथ, दूसरा सोडियम यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन थे,
एक ऑक्सीजन यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, एक ऑक्सीजन पानी में, और दोनों हाइड्रोजन चले गए पानी में। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। अब ये तो हमारा डाउ प्रोसेस हो गया, सिंपल सी रिएक्शन है, इतनी ही। इसकी एक प्रॉपर्टी समझानी है। क्या प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ halogenes becomes easy. हेलोजेन्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना इजी हो जाता है कब? जब हम हमारे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूँ, मैंने बेंजीन के ऊपर सिर्फ हेलोजन लगाया जिसमें रिप्लेस होने हैं, उसके अलावा मैंने बेंजीन पे कुछ नहीं लगाया। अगर मैं बेंजीन पे कुछ ना कुछ ग्रुप लगाऊं तो वो ग्रुप दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हमने ये ऑब्जर्व किया, जब हम हमारे हेलोजन वाली बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मुझे कैसे पता इंक्रीज हो जाएगी? वो भी एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। अगर आपको ये रिएक्शन थोड़ी इजी करवानी है, इजी करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने हैं। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? एल्डिहाइड CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्राइल CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। समझ रहे हो ना? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कोई भी लगा सकते हो, इनमें से कोई भी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब सर कहां पे लगाएं? लगाने के लिए तीन पोजीशंस हैं। ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा सकती हैं, मेटा पे भी लगा सकती हैं, और पैरा पे भी लगा सकती हैं। Nucleophilic substitution reactions of halogenes becomes easier when electron withdrawing group such as NO2, CN, etc. is attached at ortho para positions. मेटा पे नहीं लगाना। जब आप इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये थोड़ी इजी कंडीशंस में रिएक्ट करेगा, उसका रीजन मैं आपको बात करूंगा। लेकिन ये हमारे पास हमारा कंफ्यूजन है, या तो लगाओ ऑर्थो पे या लगाओ मेटा पे, सॉरी पैरा पे। मेटा पे नहीं लगाना, मेटा पे नहीं लगाना क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती, ये मैंने आपको प्रश्न में बताया था, फिर भी रिपीट कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। इसमें एक और चीज है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। क्या बोला मैंने? आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, रिएक्शन इजी हो जाएगी। जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी। इसका भी एग्जांपल देखो। तो ये दो पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको शो करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया था तो मेरे पास ये कंडीशंस थी, है ना? अब देखो, ये मेरा हेलोजन, इस पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। एक कंडीशन देखो, टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से कौन सी पोजीशन पे लगाया? ऑर्थो पे लगा सकता हूँ, ऑर्थो या पैरा किसी पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। क्या करना था रिएक्शन में? पहले NaOH और उसके बाद एसिडिफिकेशन HCl, तो क्लोरीन हट जाएगा। तो लगा दो, पहले NaOH बाद में HCl, क्लोरीन हट जाएगा, OH आ जाएगा। क्या नाम है इसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है। क्यों? +1 में पढ़ा था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल।
आधा आंसर दे देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से वाली को पता कर लेना, इंटर या इंट्रा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने से क्या होगा, कंडीशन देखो, प्रेशर इंक्रीज नहीं करना, सिर्फ टेम्परेचर कितना है 383। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से जो कंडीशंस है वो इतनी सी होगी। अब जो रिएक्शन है वो किस पे हो रही है, 110 डिग्री पे। प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो सीधा प्रोडक्ट ही बना देता हूं। ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप था HCl, ये Cl बाहर, OH अंदर। रिएक्शन देखो कितनी इजी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे, 2 लगाने पे। अब मैक्सिमम कितना लगा सकता हूँ, 3, क्योंकि 3 ही पोजीशंस होती हैं, 2 ऑर्थो और 1 पैरा। मेटा पे तो लगा नहीं सकता ना, 3 ही पोजीशंस थी। पहले एक पोजीशन पे लगाया, फिर 2 पोजीशंस पे लगाया, अब तीसरी पोजीशन पे लगाया। रिएक्शन देखो कितनी इजी हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो बड़े काम की चीज है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी है। ये हो गया रिएक्टेंट। कंडीशन देखो, तीन सौ तेईस केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, मतलब सिर्फ 50 डिग्री पे, जो आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो। गैस लगाओगे ना फिर भी मिल जाएगी, जो अपना नॉर्मल बर्नर होता है उससे। पहली बात। दूसरी बात, ना तो मैंने कोई बेस ऐड किया और ना ही मैंने कोई एसिड ऐड किया, किसने रिएक्शन करवा दी, पानी से। पानी इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट, ना के बराबर H पॉजिटिव और H नेगेटिव देता है, ना के बराबर, फिर भी रिएक्शन होगी। तो आप सोचो कितनी इजी हो जाएगी रिएक्शन जब आप इतने सारे विट्रोइंग ग्रुप लगा देते हैं। 50 डिग्री पे सिंपल पानी से रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर इसका मैं स्कूल वाला नाम बताऊं, इसका स्कूल वाला नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ऐसे नाम नहीं दिए मैंने, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाम इसलिए बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम से नहीं बुलाते इसको। इसका जो मोर इंपॉर्टेंट नाम है, इसका घर वाला नाम है, यानी कॉमन नेम, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या प्रैक्टिकल यूज है इसका, अगले चैप्टर में बताएंगे, दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा डाउस प्रोसेस। ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक ही करनी थी, रिएक्शंस तो नहीं बोलेंगे, रिएक्शन। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस का लिखो प्लीज। जी, तो ये थी हमारी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, मतलब इसकी सेकंड टाइम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ESR।
इन रिएक्शंस को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? रिएक्शंस का नाम तो मैंने आपको बता दिया, 5 तरह की रिएक्शंस होती है। हेलोजिनेशन जिसमें आप हेलोजन लगाओगे, नाइट्रेशन जिसमें आप NO2 ग्रुप लगाओगे, सल्फोनेशन जिसमें आप SO3H ग्रुप लगाओगे। फिर फ्रीडल क्राफ्ट की 2 होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप कार्बन चेन लगाओगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर आप कार्बोनिल ग्रुप लगाते हो, CO ग्रुप। ठीक है, 5 रिएक्शंस। हर एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको लुईस एसिड चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की खासियत ये है, अगर आप ESR रिएक्शंस करवाना चाहते हो तो रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लुईस एसिड चाहिए होता है। तो हर एक रिएक्शन का अपना प्रॉपर लुईस एसिड है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। एक्चुअल में ये 5 रिएक्शंस हैं, आपको 5 रिएक्शंस के लिए 2 ही लुईस एसिड याद करने पड़ेंगे। 2 लुईस एसिड याद करो, 5 रिएक्शंस हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो लुईस एसिड याद करने की बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी होती है, आपका रिएक्टेंट कौन है। तो हमारे रिएक्टेंट कौन है? हैलोजेन्स, यानी कि बेंजीन के ऊपर हैलोजन। हैलोजन कोई भी हो सकता है, हम जनरली क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं, उनकी रिएक्शन शो करना थोड़ा इजी रहता है। तो ये वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ध्यान से सुनो, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। यानी कि आप जब भी रिएक्शन शो करोगे, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा वो या तो होगा ऑर्थो पोजीशन पे या होगा पैरा पे। आपको नहीं पता कौन सी पोजीशन पे होगा, तो आप ऑर्थो पे भी लगाओ और पैरा पे भी। मेजर कौन बनेगा? पैरा पोजीशन वाला। जो पैरा आइसोमर बनता है वो मेजर बनेगा, क्योंकि उसमें हैलोजन और आपका सब्स्टिट्यूएंट दोनों अपोजिट पोजीशंस पे होते हैं, कोई रिपल्शन नहीं होती। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा दोगे, दोनों लड़ते रहेंगे, प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा। तो ऑर्थो पैरा बनते दोनों हैं, लेकिन ऑर्थो बनेगा कम और पैरा बनेगा ज्यादा। ये इसमें दूसरी बात थी जो आपको याद रखनी है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, प्रोडक्ट बनेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि या तो ऑर्थो या पैरा। आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा जिसमें ऑर्थो पे भी ग्रुप आ गया और पैरा पे भी आ गया, ऐसा नहीं बनेगा। ऑर्थो पैरा पे बनाने को अलग अलग होंगे, या ऑर्थो या पैरा, एक ही जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगी एक बार में। समझ में आ गया? ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा हैलोजन एटम है वो है डीएक्टिवेटिंग एटम। बेटर बोलूं तो रिंग डीएक्टिवेटिंग। ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट करने का मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर देता है। बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होगी तो सभी पोजीशंस की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, फिर सारी पोजीशंस इकट्ठी रिएक्शन शो नहीं कर सकती, एक बार में एक ही पोजीशन रिएक्शन शो करेगी। 3 बातें बता दी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, मोनो सब्स्टिट्यूट। 5 रिएक्शंस बता देता हूं, प्रोडक्ट के लिए शायद टाइम ना बचे, लेकिन कंडीशंस आपको बता देता हूं, बहुत ही इजी। क्या बोला था मैंने? 5 रिएक्शंस, 2 लुईस एसिड, 2 से ज्यादा याद नहीं करते। पहली रिएक्शन कौन सी थी? हैलोजिनेशन। क्या करते हो हैलोजिनेशन में? हैलोजन ऐड करते हो। कौन सा लुईस एसिड? एनहाइड्रस FeX3। क्लोरीन है तो क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ले लो, ऐड हो जाएगा फालतू में। एक पुराना याद कर लो, एनहाइड्रस AlCl3, ये सही रहेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? अगर मैं पहले वाला लिख दूंगा ना, फिर आपको 3 लुईस एसिड याद करने पड़ेंगे, अब 2 ही करने पड़ेंगे, तो आप अपना काम कम रखते हैं। पहली रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी देखो, दूसरी कौन सी थी? नाइट्रेशन। इसमें कौन सा रिएजेंट होता है? HNO3। लुईस एसिड कौन सा लेते हो? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। थर्ड रिएक्शन कौन सी थी? सल्फोनेशन।
रिएजेंट कौन सा होता है? H2SO4। लुईस एसिड भी कौन सा होता है? H2SO4। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट है वही लुईस एसिड है। तो मैंने आपको 3 रिएक्शंस बता दी। 3 रिएक्शंस में कितने लुईस एसिड यूज किए मैंने? 2 ही किए। अगली रिएक्शन में भी वही होंगे, पर वो 2 कल करूंगा। इन तीनों के प्रोडक्ट बता रहा हूं। रिएक्शन देखो, जब आप ये वाली रिएक्शन करवाओगे, एक हेलोजन आपको इसमें लगा देना है। वो हेलोजन लगेगा या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। एक बार लगा दोगे ऑर्थो पे और एक बार लगा दोगे पैरा पे। देखो ये तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था ना, ये ऑर्थो और पैरा पे। पैरा वाला क्या लगेगा? मुश्किल रिएक्शन, बस इतना करना है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम पता कहां आती है? प्रॉब्लम आती है इन दोनों में। इनमें पता नहीं है क्या ऐड करना है। यहाँ पे तो x था, x ही ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या ऐड करना है उसके लिए बड़ा छोटा सा ट्रिक है। तो देखो, इन दोनों में से OH निकाल दो। OH, इसमें से OH निकाल दिया तो क्या बचा? N बचा और 2 ऑक्सीजन बचे। तो NO2 ग्रुप लगाना है। एक बार लगाओगे ऑर्थो पे और एक बार लगाओगे पैरा पे। पैरा वाला क्या बनेगा? नेचर। इसमें क्या करोगे? OH निकाल दो। OH निकालोगे तो क्या बचा? SO3H। ये वाला ग्रुप लगाना है। एक बार लगाओगे ऑर्थो पे और एक बार लगाओगे पैरा पे। जो पैरा वाला बनेगा वो नेचर। समझ में आ गया? ये 3 रिएक्शंस हो गई। क्रेडिट क्राफ्ट वाली कर दूंगा, बाकी में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।